हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको ढक्कन पप्पू की ट्रिक बताई थी जिससे कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करने वाले थे। तो वो ट्रिक आपने देखी। अब उस ट्रिक को और अच्छे से समझने के लिए अपन भाई आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें अपन उस ट्रिक का ढक्कन पप्पू टिप पे ढक्कन पप्पू टप का उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आया समझ? क्लियर है? तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है, ये नहीं बोल रहा हूँ यही आएगा, मतलब भाई कंप्लीट जो एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो भाई कैसा होता है, उसको ट्रिक से हम कैसे करेंगे, वही मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जरा भाई अच्छे से क्वेश्चन को देख लो। देख लिया भाई? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इससे भाई हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बीपीएल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018, मतलब हमारा करेंट ईयर क्या है 31 मार्च 2018। इस बैलेंस शीट से हमें भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बना। अच्छा, खास बात, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट के नीचे देखो क्या दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स का एक्सप्लेनेशन दिया। तो बैलेंस शीट के 3 आइटम्स का एक्सप्लेनेशन दिया। बैलेंस शीट के 3 आइटम्स का नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट्स में क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया। तो भाई अगर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपको एक्सप्लेनेशन को रेफर करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाता है अपन देखते हैं, ठीक? अच्छा सुनना भाई क्या बोल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का करना है इसको अपन 3 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, ठीक? तो पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश के फ्लो को कैलकुलेट करूंगा, फिर इन्वेस्टिंग से, देन फाइनेंसिंग से। क्लियर है भाई? अच्छा, और ट्रिक का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम चीजें करेंगे। तो भाई चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। सबसे पहले भाई फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं। पहले कंपनी का नाम क्या है भाई हमारा, बीपीएल लिमिटेड। तो यह लिख देता हूं बीपीएल लिमिटेड, ठीक? लिखा। अब नीचे यहां लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या है भाई क्वेश्चन में, क्या ईयर एंड हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं भाई। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ठीक, उसके बाद डिटेल्स, देन उसके बाद अमाउंट। ये भाई अपन ने क्या किया, ये अपन ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अच्छा, एक एक करके करेंगे भाई हम लोग। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है? अच्छा, सीक्वेंस आपको पता है, ट्रिक क्या है वो आपको पता है, बस उसका अभी अपन को क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक? चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारी हेडिंग ए कौन सी होती है भाई? हेडिंग है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हेडिंग डाल देते हैं अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक भाई? हेडिंग डाली। अच्छा, सबसे पहले अपन को क्या चाहिए होता है भाई, नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट से हमें क्या निकालना होता है, स्टेप 1 जो फिल्टर 1 मैंने बताया था। क्या सर? उस नेट प्रॉफिट से हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो मैंने आपको यह बताया था कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन है, चाहे तो आप इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी दिखा सकते हो या उसको वर्किंग नोट में अलग से भी दिखा सकते हो, तो भाई अपने यहाँ पे जगह की कमी पड़ेगी तो मैं उसको वर्किंग नोट में दिखाऊंगा। तो भाई ध्यान देना, वर्किंग नोट में यही बना रहा हूं, ठीक? यही बना के उसे रब कर दूंगा, फिगर अपन पिक कर लेंगे, ठीक? लेकिन जब आप खुद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो भाई इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वर्किंग नोट मत करिएगा, अलग से करिएगा, ठीक? चलिए तो भाई सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, ये इसके अंदर नहीं, बट जगह कम है इसलिए इसके अंदर बना के मैं इसको रब कर दूंगा। क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो भाई वर्किंग नोट देख रहे हैं हम लोग किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, ठीक? अच्छा,
अब जरा ध्यान से देखना भाई, इसको कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इसको कैलकुलेट करने के लिए किसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं भाई, याद रखना। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक। चलिए भाई, बैलेंस शीट दिख रही है आपको, बैलेंस शीट में से नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है, ये होप आपको क्लियर है। भाई बताया था ना क्वेश्चन करके कि बैलेंस शीट से कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, तो बताओ भाई कहाँ मिलता है। सर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस से चलता है। तो देखो भाई बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ सर दिख रहा है बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर ये पिछले साल मतलब 2017 में 38,000 का था और अब ये 57,000 का दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना सबको। रिजर्व्स एंड सरप्लस पिछले साल कितने का था, 38,000, अब कितने का दिख रहा है, 57,000। लेकिन भाई खास बात, क्या खास बात, ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है इसके आगे नोट नंबर कॉलम में नंबर 1 लिखा है। नंबर 1 लिखा है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है। इसका क्या है, फर्दर एक्सप्लेनेशन है। और वो फर्दर एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, नीचे, नीचे का नोट्स टू अकाउंट्स में। तो भाई जिस भी चीज का फर्दर एक्सप्लेनेशन है तो अपन को उस एक्सप्लेनेशन को ही डायरेक्ट रेफर करना। तो आ जाओ भाई सीधे नोट्स टू अकाउंट्स पे, दिख रहा है नीचे नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, इस नोट्स टू अकाउंट्स में देखो पहला नोट रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही दिख रहा है भाई, पहला नोट काय का है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेकिन मैंने आपको बताया था रिजर्व अलग है, सरप्लस अलग है। प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए हमें सरप्लस चाहिए, क्या चाहिए, सरप्लस चाहिए, क्लियर। तो आ जाओ भाई, देखो इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 चीजें दी हैं, एक दिया है इन्होंने जनरल रिजर्व और एक दिया है सरप्लस। तो भाई प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें सरप्लस को देखना है, प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें सरप्लस को देखना है। दिख रहा है भाई सरप्लस नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आपको। अच्छा ध्यान दो, पिछले साल सरप्लस कितने का था, देखो जरा 2017 में सरप्लस कितने का दिख रहा है, सर 18,000, 18,000 दिख रहा है ना भाई सबको, 18,000। अब सरप्लस में पैसा कितना दिख रहा है, 27,000। मतलब ये पिछले साल सरप्लस में 18,000 का अमाउंट था, अब सरप्लस में 27,000 का अमाउंट है। मतलब सरप्लस क्या हुआ, बढ़ गया। जादू से तो बढ़ा नहीं होगा, क्या हुआ होगा, सर प्रॉफिट कमाया होगा। क्या किया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। तो कितने का प्रॉफिट कमाया होगा, पिछले साल देखो सरप्लस 18,000 का था, अब 27,000 बढ़ गया, कितने से 9,000। मतलब हियर वी हैव टू टेक द डिफरेंस फिगर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। अगर सरप्लस बढ़ा मतलब प्रॉफिट, और अगर सरप्लस कम हुआ मतलब लॉस। तो यहां पर भाई सरप्लस बढ़ा है ना, 18 से 27 हुआ, 18,000 से 27 है, मतलब क्या हुआ, 9,000 का प्रॉफिट, 27,000 माइनस 18,000। तो भाई अपना नेट प्रॉफिट सबसे पहले हमें मिल गया, क्या, इट इज 9,000। समझ आ रहा है भाई नेट प्रॉफिट कैसे मिला, ठीक। अच्छा अब आ जाते हैं अपन अपनी ट्रिक पर। ट्रिक में जो अपना पहला फिल्टर था जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करते थे, उसमें 4 आइटम्स आते, 4 कैटेगरीज थी, TIPP, TIPP। ध्यान से देखना, सबसे पहले टी क्या था भाई हमारा, सर टी था क्या क्या क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक भाई। अच्छा देखो जरा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में कोई रिजर्व है, हाँ सर रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व तो दिख रहा है। देखो भाई क्या, कौन सा रिजर्व है, सर एक जनरल रिजर्व दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस में एक रिजर्व के लिए कौन सा रिजर्व है, जनरल रिजर्व। अब जरा ध्यान से देखना, पिछले साल जनरल रिजर्व में कितना पैसा था 2017 में, सर जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए दिख रहा है पिछले साल। ध्यान से देखो भाई नोट्स टू अकाउंट्स में जनरल रिजर्व पिछले साल कितने का था, 20,000। मतलब रिजर्व्स में जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए था, और इस साल के एंड में दिख रहा है कि जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए आ चुका है। क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए आ चुका है। व्हाट इट मींस, इट मींस दैट हमने प्रॉफिट में से 10,000 रुपए क्या किए होंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए होंगे। तो वही जनरल रिजर्व में यहां ऐड करना। तो अगेन यहां पर हमें क्या करना है भाई, अगेन वी हैव टू टेक द डिफरेंस फिगर। जनरल रिजर्व पिछले साल कितने का था, 20,000, अब कितने का हो गया, 10,000। मतलब कितना पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, 10,000। तो भाई इसमें इस नेट प्रॉफिट में अपन प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व इट्स 10,000। समझ आ रहा है भाई, क्लियर है। अच्छा
टी का अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया। आई क्या था? आई था सर हमारा इंटरिम डिविडेंड। क्या था? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो जरा भाई क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको क्या इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है? नहीं सर, कहीं इंटरिम डिविडेंड तो नहीं दिख रहा। लास्ट में नोट लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड के बारे में। मतलब ये कि क्वेश्चन में हमें इंटरिम डिविडेंड नहीं है। अच्छा एक खास बात सुनना, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, हम देते किस में? सब जब हम शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को तो उसके एवज में हम डिविडेंड देते हैं। तो शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? सर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो सुनना, ये जो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है और प्रपोज डिविडेंड होता है, ऑपरेटिंग में तो हम ले रहे हैं, यहां पर ऑपरेटिंग में तो हम ले रहे हैं। कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में बता रहा हूं, बताऊंगा क्यों लेते हैं। ऑपरेटिंग में तो हम ले रहे हैं, लेकिन याद रखना भाई इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो, ये फाइनेंसिंग में भी आएगा। काय में आएगा? फाइनेंसिंग में भी आएगा, क्योंकि बेसिकली तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही आइटम होता है ना भाई डिविडेंड। डिविडेंड जब हम पे करते हैं, हाँ डिविडेंड बताया था मैंने आपको, क्या डिविडेंड रिसीव करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है तो वो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मतलब कहने का ये है कि चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे प्रपोज्ड डिविडेंड हो, यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बेसिकली ये भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आइटम होते हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आएंगे। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? तो इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड है क्या? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं तब भी भाई, लेकिन मैं लिख देता हूं इंटरिम डिविडेंड। क्या लिख देता हूं? नहीं दिया तो भाई 0 लिख देता हूं। ठीक, तो भाई टी आई, उसके बाद पी। पी क्या? इसमें प्लस करना होता है। पी, पी में क्या सर? पी में अपना वो होता है ना क्या, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या लेना है? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, याद रखना भाई प्रीवियस ईयर का ही लेना है, प्रीवियस ईयर का ही लेना है। ठीक, तो देखो भाई नीचे सबसे लास्ट में दिया होगा आपको नोट में प्रपोज डिविडेंड। अच्छा जरा ध्यान देना, प्रपोज डिविडेंड इनने 31 मार्च 2017 का दिया है 39,000 और 2018 का दिया है 45,000। सुनना भाई ध्यान से, ध्यान से, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना है पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट। चाहे तो आप इसका नोट डाल लो, क्या करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करना। नोट लिख लो, क्या लिख लोगे? प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इज नॉट ट्रीटेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया तो हमें प्रीवियस ईयर का ही लेना है। प्रीवियस ईयर का मतलब ऑपरेटिंग में भी प्रीवियस ईयर का लेंगे और फाइनेंसिंग में भी प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। समझ आ रहा है भाई? दिमाग में बैठ रही हैं चीजें? ठीक, अच्छा तो भाई इसमें अपन प्लस करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ देखो भाई कितना प्रीवियस ईयर, मतलब 31 मार्च 2017 का। सर ये दिया 39,000, दिख रहा है ना बेटा कितना? 39,000। तो इसमें अपन प्लस कर देते हैं भाई 39,000। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब टी आई पी, एक पी और बचा है, एक पी काय का बचा है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर। तो देखो जरा बैलेंस शीट में कहीं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है क्या? नहीं सर बैलेंस शीट में तो नहीं दिख रहा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में दिख रहा है। देखो भाई अगर आप बैलेंस शीट देखो तो करेंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के आगे एक नोट नंबर लिखा है नंबर 2। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट्स में। तो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका नोट्स टू अकाउंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन ही रेफर करना पड़ेगा। तो आ जाओ भाई एक्सप्लेनेशन पे। अब एक्सप्लेनेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का भी दिया है, प्रीवियस ईयर का भी दिया, बताया था ना भाई आपको। यहां पर क्या करना है? हमें प्लस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, मतलब फॉर द ईयर 2018। तो यहां प्लस करेंगे, प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर। देखो भाई करंट ईयर का प्रोविजन कितना दिया? ये दिया 32,000। अच्छा ये बताओ प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है प्रीवियस ईयर का कितना है? 28,000। उसको क्या करेंगे? नोट लिखवाया था भाई मैंने पिछली क्लास में आपको। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही सबसे लास्ट में अपन लेंगे, किस नाम से? टैक्स पेड नाम से। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो भाई यहां पर हमें सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर लेना। तो ये हो गया भाई अपना टी आई पी
पी, मतलब भाई अपना पहला फिल्टर स्टेप नंबर 1 हो चुका है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने का। जरा इसका फिगर निकाल लेते हैं भाई, प्लस माइनस करके कितना हो रहा है, 9,000 प्लस 10,000 प्लस 39,000 प्लस 32,000, 9,000 प्लस 10,000 प्लस 39,000 प्लस 32,000, ये हो जाएगा भाई अपना टोटल 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000। सो व्हाट इज दिस 90,000? दिस 90,000 इज net profit before tax and extraordinary items. 90,000 is what? It's net profit before tax and extraordinary item. समझ आ रहा है भाई, क्लियर है? तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसको अपन वर्किंग नोट में अलग से दिखाते हैं, जगह कम थी इसलिए इसके अंदर दिखाई, क्योंकि अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, रब करने वाला हूं। तो भाई जरा इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। चलिए अब 90,000 हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये वर्किंग नोट था अपना, ठीक। तो अपन भाई अब स्टार्ट ऐसे करेंगे इसको। अब यहां पर लिखते हैं अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बता चुका हूं ना भाई, इसका ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 90,000। इसको हम लोग डिटेल्स में लिख देंगे, ठीक, समझ आ रहा है? अच्छा, फिल्टर पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फिल्टर हमारा क्या, अब इस दूसरे फिल्टर में सर हमें क्या करना पड़ता था, इसमें हमें ऐड करना पड़ता था किसको, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। क्या करना होता था इसमें, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इसमें हमें ऐड करना था। और उसके लिए भाई क्या वर्डिंग्स थी हमारी, LIDP। एल क्या, एल सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो भाई कोई फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स थोड़ा ध्यान देना, देख लेना बैलेंस शीट में। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को देखें तो भाई हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन फिक्स्ड एसेट्स में आपको टेंजिबल एसेट्स भी दिख रहे होंगे और इनटेंजिबल एसेट्स भी दिख रहे हैं। हाँ सर दिख रहे हैं, टेंजिबल एसेट्स भी दिख रहे हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी दिख रहे हैं। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स देखो भाई, टेंजिबल एसेट्स अपने पिछले साल कितने के थे सर? टेंजिबल एसेट्स अपने पिछले साल 2 लाख के थे और अब वो 2,48,000 के दिख रहे हैं। टेंजिबल एसेट्स पिछले साल 2 लाख के थे, अब कितने के दिख रहे हैं, 2,48,000। अच्छा, एक और खास बात कि इसके आगे भाई टेंजिबल एसेट्स के आगे एक अपना नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 3 लिखा। मतलब क्या, मतलब ये कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना पड़ेगा। तो आ जाओ फटाक से इसके एक्सप्लेनेशन पर, हाँ चलो भाई आ गए एक्सप्लेनेशन पर। सबसे नीचे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का एक्सप्लेनेशन दिया। अच्छा, इसमें 2 चीजें दी हैं, एक तो इनने देके रखा है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, और एक देके रखा है इनने प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। अब जरा इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं भाई अपन, ध्यान देना। लैंड एंड बिल्डिंग पिछले साल 1,10,000 की थी। कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग? 1,10,000 की। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई, 57,000। लैंड एंड बिल्डिंग पिछले साल सुनना 1,10,000 की थी, अब कितने की हो गई, 57,000। मतलब क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गई। तो जादू से कम हुई क्या? नहीं, जादू से कम नहीं हुई। याद सुनना ध्यान से, या तो लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई होगी, या तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई होगी, बिक गई होगी, या लैंड एंड बिल्डिंग जो कि फिक्स्ड एसेट उस पे डेप्रीसिएशन लग गया होगा। लेकिन सुनना, जनरली प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से मैं बात करूं तो भाई आज के टाइम पर लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है उसमें डेप्रीसिएशन नहीं आता, क्योंकि भाई प्रेजेंट सिनेरियो ये बोलता है कि जमीन और बिल्डिंगों की कीमत बढ़ेगी ही, वो कम नहीं होती। तो यहां पर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी भाई हमारी, पिछले साल 1,10,000 और अब कितनी हुई, 57,000। डाउनफॉल इज देयर, बट वी हैव टू कंसिडर दिस डाउनफॉल एज सेल। क्या कंसिडर करना है इसको, सेल। मतलब भाई हमारी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई है, इतने डिफरेंस अमाउंट से क्या हुई है, बिक गई है, ठीक। लेकिन ये बिक गई है, अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन दी है कि इसको बिकने पे फायदा या नुकसान हुआ। ध्यान से देखो, कहीं लिखा है क्या कि आपने भाई कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेची और उसको बेचने पर कोई फायदा या नुकसान? नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं दिया। हाँ, अगर दिया होता तो नीचे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता, बट यहां पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मतलब भाई हमारा जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला एल आता है वो है ही नहीं।
आ रहा है समझ। बाकी ये सेल का आएगा, ये जो भाई हमने सेल किया है लैंड एंड बिल्डिंग को, सर ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। हाँ भाई इन्वेस्टिंग में जाएगा, यहां पर इसको नहीं लेना। हाँ अगर ये इंफॉर्मेशन होती कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे कोई लॉस हुआ तो उसको अपन यहां ऐड कर देते, बट लॉस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? समझ आ रहा है अच्छे से? क्लियर है? अच्छा अब इसके बाद लॉस हो गया, वो जो कि है ही नहीं, ठीक। उसके बाद अपना आता है क्या? आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। देखो भाई जरा बैलेंस शीट के अंदर कहीं भाई आपको बैंक लोन, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? सर इस क्वेश्चन में तो नॉन करेंट लाइबिलिटी ही नहीं दी है। दिए क्या ना नॉन करेंट लाइबिलिटी? नहीं सर नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं है, तो ये सब है ही नहीं, लोन, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। तो बट ऑब्वियस है इसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, ठीक। अच्छा उसके बाद LIDP था, LIDP, L और I है ही नहीं। अब D स्टैंड फॉर डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा डेप्रीसिएशन काय पे लगता है? सर फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। अच्छा फिक्स्ड एसेट्स में हमने भाई दो चीजें अभी देखी, एक लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बताया डेप्रीसिएशन नहीं मानना है, उसे क्या मानना है? सेल मानना है, तो यहां पर उसको नहीं लेना है। उसके बाद जरा देखो प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन को अगर आप देखो पिछले साल कितने की थी? देखो ध्यान से, पिछले साल 90,000, 90,000 की थी। अब कितने की हो गई? 1,91,000। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू क्या है? बढ़ गई। मतलब प्लांट एंड मशीन क्या होगी? खरीदी होगी, तो ये तो अपना इन्वेस्टिंग में जाएगा। इसमें कोई डाउनफॉल क्वेश्चन में लिखा है क्या? इसमें कोई डाउनफॉल या गिरावट आई है, डेप्रीसिएशन वगैरह कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, तो भाई डेप्रीसिएशन यहां पर नहीं। अच्छा और कुछ, और किसी चीज पे गिरावट आती है क्या? सर इंटेंजिबल एसेट्स पे भी तो गिरावट आती है। आती नहीं आती? जरा भाई वापस जाओ कहा? बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट को अगर आप देखें अपना नॉन करेंट एसेट्स, उसमें इंटेंजिबल एसेट्स का तो टेंजिबल एसेट्स जो हमारे प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो तो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन भाई फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स भी दिया है। क्या भाई? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स भी दिया। क्या दिया है उसमें? गुडविल। क्या दिया है? गुडविल। तो भाई गुडविल में अगर डाउनफॉल आया तो उसको कंसीडर करना है या नहीं करना? हाँ सर करना है उसको कंसीडर। तो देखते हैं भाई डाउनफॉल आया है या नहीं आया। तो ध्यान देना भाई गुडविल का क्वेश्चन में देखो, गुडविल जो कि इंटेंजिबल एसेट है, पिछले साल देखो कितने की थी? सर पिछले साल गुडविल हमारी 50,000 की थी 50,000। अब कितने की हो गई? सर ये तो अब 40,000। मतलब गुडविल की वैल्यू क्या हुई? कम हो गई। अब इसे सेल नहीं मानना, इसे क्या मानेंगे हम? डाउनफॉल इन द गुडविल, जिसे हम क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन भी बोल सकते हो, बट डेप्रीसिएशन टर्म बेसिकली टेंजिबल एसेट के लिए यूज होता है और इंटेंजिबल एसेट के लिए क्या यूज होता है? एमोर्टाइजेशन। देखो पिछले साल गुडविल कितने की थी? 50,000। अब कितने की हो गई? 40,000। कितने का डाउनफॉल आया? सर 10,000 का डाउनफॉल। सर कितने का डाउनफॉल? 10,000 का डाउनफॉल। और 10,000 के डाउनफॉल को हम क्या मानेंगे? सर इट इज अमोर्टाइजेशन। तो उसे हम लोग ऐड करना है ना, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। आ रहा है समझ? तो यहां पर अपन ऐड कर देते हैं भाई, ठीक। ऐड लिखने की जरूरत नहीं, ऐड किया अपना अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अच्छा कितनी भाई? हियर वी हैव टू टेक द डिफरेंस फिगर, जितना डाउनफॉल आया है। सेल नहीं मानना है इसको। क्या? अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल आता है तो उस डाउनफॉल को अपन क्या मानेंगे? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना भाई? कितना अमाउंट है अपना अमोर्टाइजेशन का? 10,000। डिफरेंस फिगर लेना है भाई। देखो गुडविल पिछले साल कितने की थी? 50,000 और अब कितने की हो गई? 40,000। कितने का डाउनफॉल? 10,000। ठीक। तो भाई मतलब यहां पर अपना LID हो गया भाई लिड। बचा क्या? P क्या बताया था मैंने? सर P आपने बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो भाई जरा क्वेश्चन में कहीं पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है? नहीं है मतलब तो भाई अपना LIDP कंप्लीट हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, बैंक लोन एक्सेट्रा नहीं था। उसके बाद डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था, वो हमने ले लिया। उसके बाद P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, वो नहीं था। तो भाई नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमारा एक ही आइटम। समझ आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? अच्छा इसके बाद ये हो गया हमारे दो स्टेप। पहला स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब फिल्टर 1।
और फिल्टर 2 हमारा क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब इनमें से हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए क्या बताया था मैंने आपको, सर उसमें तो ड्रिप था, क्या था, ड्रिप। डी फॉर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पेड नहीं, डिविडेंड इनकम। तो देखो क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या भाई, डिविडेंड इनकम, कहीं दिख रहा है कि आपको शेयर्स पे डिविडेंड वगैरह आपको मिला हो, आपने किसी दूसरी कंपनी, शेयर्स पे मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी के एक शेयर्स खरीदे और उस पर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, लिखा है क्या, नहीं सर डिविडेंड रिसीव भी नहीं दिया। फिर उसके बाद आर स्टैंड्स फॉर रेंट इनकम, रेंट रिसीव। तो देखो क्वेश्चन में कहीं रेंट रिसीव की इंफॉर्मेशन है क्या, देखो अच्छे से, नहीं सर रेंट रिसीव की भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद आई, DRI, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट इनकम। देखो क्वेश्चन में कोई ब्याज जो इनकम के फॉर्म में आपको मिला हो, है क्या इंफॉर्मेशन, नहीं है। उसके बाद P स्टैंड्स फॉर व्हाट, DRIP, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा, उसकी कोई प्रॉफिट की जानकारी है, नहीं है। तो मतलब ये कि भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास कुछ भी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो भाई हम लोग 3 फिल्टर लगा चुके हैं। पहला फिल्टर हमने लगाया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए, TIPP, क्लियर। उसके बाद दूसरा फिल्टर हमने यहां लगाया, कौन सा फिल्टर भाई, LIDP, तो उसमें से सिर्फ हमें ये भाई एमोर्टाइजेशन मिला था। उसके बाद लास्ट फिल्टर क्या था, DRIP, ड्रिप, जो हमें यहाँ लगा। अभी तीनों फिल्टर लगा के हमारा प्रॉफिट जो है भाई वो पूरी तरीके से फिल्टर होके क्या बन गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बन गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट इसका एक पूरा नाम बताया था मैंने आपको, हाँ सर क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमने कहानी की है सर, इसमें हमने ना अभी करेंट एसेट्स का ट्रीटमेंट किया है, ना करेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट किया है। तो जरा देखते हैं भाई कितना आ रहा है। तो 90,000 प्लस 10,000 इट्स 1 लाख। तो ये 1 लाख को अपन लिखेंगे, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इस 1 लाख को अपन लिखेंगे क्या, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC, शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ गया भाई हमारा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ आ रहा है भाई, क्लियर है अच्छे से। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, सर आपने बताया था इसके बाद करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना। तो चलिए भाई करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। अच्छा, पहले बैलेंस शीट में आपको करेंट लायबिलिटीज दिख रही, क्या बताया था भाई, क्या रूल होता है करेंट लायबिलिटीज का, सर सीधा सीधा सा रूल है। सीधा सीधा सा मतलब, सर सीधा सीधा सा मतलब है करेंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस करना है, करेंट लायबिलिटी कम हुई तो माइनस करना है। तो भाई चलिए देखते हैं करेंट लायबिलिटीज के लिए क्या क्या चीजें। सबसे पहले अगर आप करेंट लायबिलिटीज को देखें तो सबसे पहले देखो क्या देखा दिया, ट्रेड पेबल्स। इसका कोई नोट तो नहीं है, नहीं सर नहीं, तो सीधे ऊपर ही आओ। अच्छा ध्यान देना, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स पिछले साल कितने के थे, सर ट्रेड पेबल्स हमारे पिछले साल 35,000 के थे, कितने के, 35,000। अब देखो ट्रेड पेबल्स कितने के हो गए, सर अब ट्रेड पेबल्स 53,000 के हो गए। तो क्या हुआ, ट्रेड पेबल्स बढ़े या कम हुए, सर ये तो बढ़े। तो ऐड करें या लेस करें, तो सर ऐड ही करेंगे ना, करेंट लायबिलिटी बढ़ी है तो आपने बताया था ऐड करना, ठीक है भाई। तो अपन यहां पर ऐड करते हैं, वी हैव टू टेक डिफरेंस फिगर हियर, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। डिफरेंस फिगर मतलब अपन को भाई 35,000 था, वो 53, तो डिफरेंस फिगर कितना हो गया अपना 18,000। तो यहां लिखेंगे 18,000, एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स इट्स 18,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद सर दिया हुआ है क्या हमारा, अदर करेंट लायबिलिटीज। क्या दिया है, अदर करेंट लायबिलिटीज। अब जरा ध्यान देना भाई, इस अदर करेंट लायबिलिटीज की क्या कहानी हो रही, सर ये अदर करेंट लायबिलिटीज आप की दिख रही है कितनी, पिछले साल 8,000 की थी, अब कितने की हो गई 6,000। अदर करेंट लायबिलिटीज पिछले साल 8,000 की थी, अब कितने की हो गई 6,000। बड़ी या कम हुई, सर कम तो हुई। तो करेंट लायबिलिटी के लिए सीधा सूरत ऐड करें या लेस करें, सर इसको लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये कम हुई। तो अब मैं यहां लिखूंगा लेस डिक्रीज इन अदर करेंट लायबिलिटी। ऐड करेंगे लेस करेंगे क्या, डिक्रीज इन अदर करेंट लायबिलिटी। तो कितने का डाउनफॉल है,
सर 8,000 से 6,000 मतलब 2,000, तो यह लिखेंगे 2,000, बट ये भाई नेगेटिव फिगर है तो इसको अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको करेंट लायबिलिटीज में? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या दिख रहा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। भाई सुनना ध्यान से, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का एक्सप्लेनेशन था, उस एक्सप्लेनेशन को हमने देखा भी, उसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी हमें पता है। करेंट ईयर को भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर को टैक्स पेड नाम से माइनस करते हैं। तो सुनना भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स जो दिया है हमारा, मतलब या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो दिए हैं, इसको अभी हमें कंसिडर्ड नहीं करना है। समझ आ रहा है? क्यों कंसिडर्ड नहीं करना है? क्योंकि भाई उसका नोट हमने रेफर किया था और उसके नोट में करेंट ईयर के जो फिगर है उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में लेना है, और प्रीवियस ईयर के फिगर को कहाँ लेना है? सर प्रीवियस ईयर फिगर को सबसे लास्ट में टैक्स पेड नाम से लेना। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है भाई, अभी इसको मत ले लेना। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, अभी इसको नहीं लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो भाई अपने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को अपन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ट्रीटमेंट दो जगह पे होते हैं ऑपरेटिंग में, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और लास्ट में जब अपन कैश फ्लो को एंड करते हैं टैक्स पेड नाम से, तब। समझ में आया? तो अभी कुछ नहीं करना है भाई हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन से। क्यों? क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। समझ आया? और एक्सप्लेनेशन में क्या था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में? प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका ट्रीटमेंट होप आप लोग को अच्छे से क्लियर है भाई। चलिए अब आ जाओ भाई सीधे हमारे कहाँ पे? करेंट एसेट्स पे। चलिए भाई आ जाते हैं करेंट एसेट्स पे। अब करेंट एसेट में सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या? इन्वेंट्रीज। क्या दिख रहा है आपको? इन्वेंट्रीज। देखो भाई जरा इन्वेंट्रीज कितनी है। सर पिछले साल 2017 में ये 57,000 की थी, अब ये 39,000 की। तो ये बताओ ये बढ़ी है या कम हुई? सर ये तो कम हुई है ना, कम हुई है। तो भाई करेंट एसेट्स के लिए सीधा रूल है उल्टा रूल है? सर उल्टा रूल है, कम हुई तो ऐड होगा, तो अपन यहाँ लिखेंगे ऐड कम हुआ, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। हाँ तो भाई कितने से कम हुई है? देखो पिछले साल 57,000 थी, अब कम होके 39 हुई, मतलब 18,000। सो वी हैव टू टेक 18,000 एज पॉजिटिव फिगर, क्योंकि भाई अगर करंट एसेट्स कम होते तो उसे हम क्या करते हैं? ऐड। तो ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव 18,000। समझ आ रहा है भाई? क्लियर है? अच्छा फिर आ जाओ भाई नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की क्या कहानी है? सर ये तो पिछले साल 2017 में 75,000 का था, अब ये 1,08,000 का दिख रहा, मतलब क्या हुआ? बढ़ गया मतलब करंट एसेट्स के लिए उल्टा रूल है, मतलब क्या? लेस करेंगे क्या? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। अब जरा डिफरेंस देखो भाई कितना है। पिछले साल ट्रेड रिसीवेबल 75,000 का था और अब बढ़कर 1,08,000 हो गया। अब अगर इसका अपन डिफरेंस ले तो ये आएगा अपना 33,000, बट इसको लेस कर रहे हैं इसलिए अपन इसको नेगेटिव ले लेंगे। समझ में आया? अच्छा उसके बाद दिया है क्या? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो क्या करें बताओ, इसको लेके अभी नहीं सर, इसको तो सबसे लास्ट में लेते हैं। तो भाई कैश एंड बैंक बैलेंस को नहीं लेना है। तो ये हो गए हमारे क्या? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट। अभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के जो ट्रीटमेंट है इसको करते हैं। तो प्लस माइनस जब हम करेंगे, इसे प्लस माइनस अगर हम करें, मतलब 90,000 प्लस 10,000, उसके बाद ये प्लस और ये दो, मतलब से सारी चीजें प्लस और ये दो चीजें माइनस, तो ये आ रहा है भाई हमारा, ये आ रहा है कितना? इट इज 1,01,000। इट इज व्हाट? 1,01,000, 1,01,000। इन सबको अगर आप प्लस माइनस करोगे तो ये आएगा पॉजिटिव 1,01,000। तो पॉजिटिव आए तो क्या लिखेंगे इसमें? इसको लिखेंगे अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक हो गया भाई कंप्लीट क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। नहीं सर, एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है। क्या बचा है बेटा? लास्ट स्टेप। सर वो जो है ना टैक्स पेड, वो तो अपन ने किया ही नहीं। किया है क्या? नहीं किया है, तो उसको करना पड़ेगा। तो अब इसमें से अपन क्या करेंगे भाई? लेस करेंगे क्या? टैक्स पेड। अब ये टैक्स पेड कहां मिलेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स में बताया था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का लेना है। तो देखो जरा प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का कितना है? सर ये तो हमें 28,000 दिख रहा है 2017 में। हाँ तो 28,000 लेना है, तो लेस टैक्स पेड 28,000, तो लेस हो रहा है, तो भाई ये नेगेटिव लेंगे। तो 1,01,000 में से 28,000 माइनस अगर हम करें
तो इसको माइनस करने पर अब हमारा आ रहा है 73,000। क्या आ रहा है? 73,000। तो 73,000 ये फिगर फाइनली अपन बाहर लिख देंगे। क्लियर? ये फिगर क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? सर पॉजिटिव है। तो इसे क्या लिखेंगे? इसे अपन लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आ गया ये? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव 73,000। मैंने बताया था ना अमाउंट कॉलम में हमें सिर्फ फाइनलाइज 3 अमाउंट लिखने हैं, बाकी सारे अमाउंट हमने कहा लिखे डिटेल्स। तो भाई नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया हमारा? 73,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया? 73,000। तो ये बन गया भाई हम लोगों का क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें एक फिगर मिला कितना? 73,000 पॉजिटिव। अब वो याद रखना भाई, क्योंकि बोर्ड पे सारी चीजें अपन नहीं लिख रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें एक फिगर मिला 73,000 पॉजिटिव, तो उसे क्या बोलते हैं? सर उसे बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, चलिए भाई अब अपन अपनी दूसरी एक्टिविटी पे आ जाते हैं। क्या है भाई अपनी दूसरी एक्टिविटी? सर इन्वेस्टिंग होती। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, अच्छा अब मैंने क्या बताया था आपको? क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली कैसे डील करती हैं? सर नॉन करेंट एसेट। तो आ जाओ भाई बैलेंस शीट पे, ध्यान दो। नॉन करेंट एसेट पे पूरा फोकस क्या लगाना है? नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट्स को अगर अपन देखें तो भाई इसमें फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं। पहले तो फिक्स्ड एसेट्स में एक तो टेंजिबल एसेट्स दिए और एक इनटेंजिबल एसेट्स दिए। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स जो हमारे थे उसके अंदर भाई एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ। अब टेंजिबल एसेट्स के एक्सप्लेनेशन पे जब हम नीचे आए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे, तो पहले दिख रहा है हमें क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या दिख रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा देखो, पिछले साल लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 1,10,000। अब कितने की हो गई? 57,000। तो मैंने बताया था ना लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई तो क्या मानेंगे? सर डेप्रीसिएशन नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? इससे सेल मानेंगे। क्या मानेंगे? सेल। कि भाई हमने जो डिफरेंस अमाउंट है उसकी उतने अमाउंट की लैंड एंड बिल्डिंग क्या की? बेच दी। आ रहा है समझ? फिर से बता रहा हूं, देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? लैंड एंड बिल्डिंग थी 1,10,000। अब कितने की हो गई? 57,000। कम हुआ तो मतलब जितना कम हुआ, जितना डिफरेंस अमाउंट है, दैट डिफरेंस अमाउंट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? दैट डिफरेंस अमाउंट इज कंसिडर्ड एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर अपन करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा, मतलब पॉजिटिव आइटम लेना है ना। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है भाई? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिफरेंस फिगर अगर अपन लें तो इसका डिफरेंस फिगर हमारा आएगा 53,000। ठीक भाई, कोई दिक्कत? अच्छा उसके बाद नीचे आ जाओ भाई, और क्या है? सर प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है। प्लांट एंड मशीन पिछले साल देखो कितने की थी? सर 90,000। अब कितने की हो गई? सर 1,91,000। जादू से बढ़ गई क्या? नहीं सर, जादू से नहीं बढ़ी, हमने प्लांट एंड मशीन खरीदी होगी। तो खरीदी होगी तो क्या होगा भाई? पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो यह लिखते हैं क्या? क्या है? प्लांट एंड मशीन की वैल्यू क्या है? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो कोई बताएगा भाई कितने की प्लांट एंड मशीन हमने खरीदी होगी? सर डिफरेंस फिगर लेना। पिछले साल 90,000 की दिख रही थी प्लांट एंड मशीनरी, अब 1,91,000 की है। मतलब 1,01,000 की प्लांट एंड मशीन हमने क्या की होगी? और परचेज की होगी। 1,01,000 की प्लांट एंड मशीनरी हमने क्या की होगी? और परचेज की होगी। समझ आ रहा है भाई? क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अब 1,01,000 की प्लांट एंड मशीन हमने खरीदी तो भाई कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो अपन ने उसको नेगेटिव आइटम कंसीडर किया। अच्छा और कुछ दिया है क्या? और कुछ। अच्छा इनटेंजिबल एसेट्स में अपनी गुडविल थी, और गुडविल जो थी भाई हमारी उसकी वैल्यू कम हुई थी तो उसको हमने डेप्रीसिएशन माना था। एक और बात सुनना, बोलोगे सर आप क्या कि डेप्रीसिएशन को इन्वेस्टिंग में लेना चाहिए? सुन लेना भाई, नोट डाल लो क्या कि डेप्रीसिएशन जो वो एक नॉन कैश आइटम है। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इज अ नॉन कैश आइटम। तो भाई इससे कैश का कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग में नहीं लेते। काहे में भाई? डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन जो हमारे फिक्स टेंजिबल हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लेते। आप नोट लिख लो। नोट क्या कि भाई जो हमारे डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन होता है उसको हमें
फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लेना है उसको, हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लेना है। वो कहाँ जाएंगे सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और वो क्यों जाएंगे वो मैं जब कंसेप्ट वाली क्लास रहेगी उसमें क्लियर करूंगा। समझ आ रहा है भाई? क्लियर। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन ये हो गया अपना 1,01,000 नेगेटिव। अच्छा और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ ध्यान दो, देखो जरा नॉन करेंट है सर, एक इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है। कौन सा है भाई? करेंट है या नॉन करेंट है? सर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर नॉन करेंट ही होगा, तो दिख रहा है आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट होता तो क्या होता सर? वो तो फिर करेंट एसेट्स में होता, और उससे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ये भी भाई हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो जरा देखो हमारा जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है पिछले साल कितने का था सर? ये पिछले साल हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमें दिख रहा है 10,000 का था, और अब कितने का हो गया भाई ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट? सर अब ये 35,000 का हो गया। पिछले साल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10,000 का था, अब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 35,000 का हो गया। मतलब क्या हुआ? क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया होगा तो पैसा आएगा या जाएगा सर? जाएगा। तो इसे भी कंसीडर करना पड़ेगा ना भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या? परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, अपन ने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया तो उसे मैंने परचेज वर्ड लिख दिया, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई कितने का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है? पिछले साल कितने का था? 10,000, अब 35,000, मतलब कितने का इन्वेस्टमेंट किया इस साल? 25,000। तो 25,000 का अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा सर? जाएगा। तो इसे क्या करना चाहिए? इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव आइटम। अच्छा नॉन करेंट एसेट में और कुछ तो है नहीं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भाई हमारी ये तीन ही चीजें आएंगी। अब जरा इसको प्लस माइनस करते हैं, मतलब ये हमारा पॉजिटिव है और ये दोनों फिगर हमारे नेगेटिव है। और अगर आप इसको प्लस माइनस करोगे तो फाइनल जो हमारा अमाउंट आएगा दैट इज 73,000 बट इन नेगेटिव। जो फाइनल अमाउंट हमें इसको प्लस माइनस करने पे आएगा दैट वुड बी 73,000 इन नेगेटिव। तो नेगेटिव आए तो क्या लिखते हैं सर? यूज लिखते हैं। तो लिख देते हैं भाई, क्या लिखते हैं यहाँ पे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इट्स 73,000 इन नेगेटिव। तो यहाँ भाई हम लोग की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं काय पे? अब आ जाते हैं अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। तो ये लिख देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए भाई देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किससे डील करता है? शेयर, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, इनसे डील करता है भाई। बताया था ना आपको। तो दिख रहा है क्या इसमें से कोई डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह? नहीं सर ये कुछ तो नहीं दिख रहा, लेकिन शेयर्स दिख रहे हैं भाई, शेयर कैपिटल दिख रही है ना आपको। हाँ तो वो देख भाई, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा अब जो शेयर कैपिटल है हमारी, देखो भाई पिछले साल कितने की थी सर? ये पिछले साल 3 लाख की थी, अब कितने की हो गई सर? अब ये 3,50,000 की दिख रही, मतलब शेयर कैपिटल बढ़ी। चमत्कार तो नहीं हुआ होगा? क्या हुआ होगा सर? हमने पब्लिक से और पैसा शेयर्स के फॉर्म में लिया होगा। कितना लिया होगा? 50,000। क्यों? क्योंकि पिछले साल शेयर कैपिटल 3 लाख की दिख रही है, अब कितने की हो गई? 3,50,000। इट मींस दैट कि कंपनी जो है ये, इस कंपनी ने क्या किया होगा? इशू किए होंगे शेयर्स कितने के? 50,000। तो पैसा आएगा या जाएगा सर? आएगा। तो क्या करें? पॉजिटिव लेना। चलिए भाई ले लेते हैं। तो यहां पर लेते हैं क्या? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना भाई? ये अपना डिफरेंस फिगर इट इज टेकन एज 50,000। पॉजिटिव ही लेंगे भाई क्योंकि कैश का इनफ्लो हुआ है। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? कैश का इनफ्लो हुआ। अच्छा और कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, और बाकी नॉन करेंट लायबिलिटी तो है ही नहीं। अच्छा एक चीज प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। क्या? जो डिविडेंड होते हैं बेसिकली वो अगर आपने पे किया है, डिविडेंड अगर आपने पे किया है तो बेसिकली वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही आइटम है। तो भाई अपन ने ऑपरेटिंग में तो लिया था ना प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का तो कुछ करना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग में लिया था ना। कब सर? जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट किया था, 39,000 का अमाउंट था। अब वही अमाउंट भाई यहां पे भी लेना है क्योंकि डिविडेंड पेड बेसिकली भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही तो आइटम है। तो यहां पर अब अपन भाई यहां लिखते हैं क्या? जो डिविडेंड पे किया था, प्रपोज्ड डिविडेंड जो अपन ने पे किया था, कितना था बताया था मैंने अभी आपको? 39,000। तो अगर ये बताओ डिविडेंड आप पे करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? सर बट ऑब्वियस है पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज
नेगेटिव आइटम। और कुछ दिख रहा है क्या आपको भाई? बैंक लोन, डिबेंचर्स वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो भाई अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कहानी यही खत्म होती है। तो जरा देखते हैं इसको क्या आ रहा है। 50,000 पॉजिटिव है, उसमें प्लस करेंगे नेगेटिव 39,000, तो ये आएगा भाई हमारा कितना? 11,000 इन पॉजिटिव। क्या आएगा ये? 11,000 इन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आए तो क्या लिखेंगे सर? वही क्या? फ्लो। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट कैश फ्लो। या लिखेंगे अपन नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, अच्छा तो भाई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो गई, इन्वेस्टिंग भी हो गई और फाइनेंसिंग भी हो गई भाई। क्लियर है? अच्छा, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी उससे हमें एक फिगर मिला था। ठीक, या मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि याद रहे। कितना था वो फिगर? 73,000 पॉजिटिव था। इन्वेस्टिंग से एक फिगर मिला कितना? 73,000 नेगेटिव। फाइनेंसिंग से एक फिगर मिला कितना? 11,000 पॉजिटिव। अब क्या करना होता है सर? अब इन तीनों को हमें बताया था ना भाई मैंने आपको, क्या इन तीनों को हमें ऐड करना होता है। मतलब इस 73,000 को, फिर ये नेगेटिव 73,000 को और उसमें प्लस करेंगे 11,000 को। तो इन तीनों फिगर्स को अगर हम ऐड करें तो भाई हमारा अमाउंट जो आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, हमारा अमाउंट आएगा 11,000 इन पॉजिटिव। अभी जो 11,000 जो हमारा पॉजिटिव अमाउंट आया, कैसे आया 11,000? ए प्लस बी प्लस सी। क्या लिखते हैं इसे? पॉजिटिव आया तो सर इसको लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, कितना आया पॉजिटिव? 11,000। कैसे निकाला था सर? इट इज ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक अमाउंट, इन्वेस्टिंग का एक अमाउंट और फाइनेंसिंग का एक अमाउंट, तीनों को लिया, ऐड किया तो ये आया कितना? 11,000। फिर क्या बताया था भाई आपको? ये जो हमारा नेट इंक्रीज है डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, उसमें क्या करना होता है? उसमें सर आपने बताया था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करना था। तो ऐड कर देते हैं भाई इसमें। क्या? ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो जरा भाई पिछले साल का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया, पिछले साल का देखो कितना था सर? पिछले साल का 2017 का दिख रहा है 17,000। कितना? 17,000। तो इसमें भाई मैं 17,000 प्लस करता हूं। तो सुनना, ये जो 11,000 है इसमें मैं प्लस कर रहा हूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कितना है? 17,000। तो 11,000 और 17,000 कितना हो गया सर? ये तो हो गया 28,000। क्या ये 28,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है? हाँ सर, ये 28,000 बराबर ही हो रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 31 मार्च 2018 के। देखो कितना है? 28,000। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। तो ये 28,000 क्या था भाई हमारा? इट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना है भाई? 28,000। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो भाई। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? तो भाई इस तरीके से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। होप आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।